नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या बिहार में नोटबंदी की तरफ वोटबंदी हो रही है? विपक्ष ने वोटबंदी का नाम दिया है। बिहार में रहने वाले और बिहार के बाहर रहने वाले वोटरों की जांच हो रही है। क्या बिहार के बाहर रहने वाले वोटरों को पता चल गया है कि बिहार में ऐसा कुछ हो रहा है, उन्हें क्या करना है, उनका वोट कट ना जाए इसके लिए उन्हें कब अपने गांव पहुंचना है? आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है। यह मामला बहुत गंभीर है, पेचीदा भी। इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से सुनिए। यह खबर वैसी नहीं कि पहली लाइन सुनकर निकल गए। आपके वोट के अधिकार का सवाल है। अनजाने में भी नाम कट जाए तो भी वोट का अधिकार चला जाता है। इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं। बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे, बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार से बाहर जो आबादी रहती है, जो मतदान के समय वोट करने आती है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है। 2 करोड़ लोग बिहार से बाहर बताए जाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग वोटर हैं, सभी जाति धर्म के हैं। यह मसला बहुत बड़ा है। इस पर हम इसी वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे और आपको यह मसला ठीक से समझना भी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की बैठक में आयोग के बर्ताव को लेकर एक और बड़ा सवाल सामने आ गया है और यह भी काफी सीरियस है। चुनाव आयोग ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्यों कहा कि 3 घंटे की बैठक से बाहर आकर 11 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि स्तब्ध नजर आ रहे थे। उनकी बातों से लगा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वे भारत की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की बैठक से निकलकर आ रहे हैं। उनकी बातों में हैरानी और चिंता से लगा कि बैठक में उनके साथ काफी कुछ घटा है, मगर वे भी सारी बातें नहीं बता पा रहे थे। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जुबान से अगर मैं बोलूं, इफ आई कोट द सीईसी, अब न्यू नॉर्मल आ गया। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है। और धमकाते हुए लहजे में कहते हैं कि नया चुनाव आयोग है, नया नॉर्मल है। क्या नया नॉर्मल है साहब? नया नॉर्मल यह है कि अब चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से वो किस नेता से मिलेंगे। आप कौन है साहब? आप क्यों तय करेंगे? आप तय करेंगे कि कितने लोगों से मिलेंगे। आप तय करेंगे कि कब मिलेंगे। यह न्यू नॉर्मल है। अब हमें यह नहीं समझ में आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, किसी के प्रति निजी टिप्पणी नहीं है हमारी। उन्होंने एक और परंपरा शुरू की। गुप्ता जी हैं वो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, अपना नाम ज्ञानेश कुमार लिखते हैं। अब गुप्ता जी को यह लगता है कि पत्रकारों को वो व्हाट्सएप मैसेज करके खबरें प्लांट करेंगे और वो गुप्त रह जाएगी बात। गुप्ता जी, यहां कुछ गुप्त नहीं रहता। आपने 24 घंटे का टाइमर लगा रखा है जिस नंबर से आप पत्रकारों को खबरें लीक करते हैं। वो सारे स्क्रीनशॉट्स हमारे पास भी आ जाते हैं। तो गुप्ता जी, आप शायद नए हैं चुनाव आयोग में, ज्यादा पुराने नहीं हैं। मैं आपको आज इस मंच से बता दूं, हम सब हंसते हैं फिर आपके उन संदेशों पर। वो संदेश गुप्त नहीं है गुप्ता जी, ध्यान रखिएगा। और दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, दाएं बाएं से जर्नलिस्ट को सोर्सेस करके खबरें चलाएंगे। एक तो वो टाइमर लगाना बंद कर दीजिए गुप्ता जी। हंसते हैं सब। स्क्रीनशॉट में 24 सेकंड लगते हैं, आप भले 24 घंटे का टाइमर लगा दो, उससे क्या होता है। क्या आयोग की तरफ से बातचीत का अंदाज कुछ अलग था? उसमें तलखी थी, धमकी थी, झुंझलाहट थी, नाराजगी थी? विपक्ष के सांसदों ने ऐसा क्यों कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक नहीं हुई? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस पर कुछ सफाई देना चाहेंगे? क्यों विपक्ष के नेता 2 जुलाई की बैठक से निकलकर चिंतित
भौचक स्तब्ध नजर आए। जमाने से यही विपक्ष के नेता आयोग जाते रहे हैं। क्यों उन्हें इस बार हैरानी हुई कि आधे पौने घंटे तक अंदर नहीं जा सके? क्यों विपक्षी दलों से कहा गया कि एक पार्टी से 2 ही प्रतिनिधि आ सकते हैं? यह भी कहा गया कि पार्टी के अध्यक्ष आएंगे। विपक्ष ने आयोग के ऊपर पक्षपात होने के आरोप लगाए हैं, बीजेपी के दबाव में काम करने के भी आरोप लगाए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा कि आयोग के भीतर उनके साथ बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में नहीं हुई। इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ देख करके काफ़ी आश्चर्य हुआ और देख करके ये आश्चर्य हो रहा था कि अंदर हमारी बातों को, डेलीगेशन को सुनने के लिए भी नहीं तैयार था। हम लोग आधा घंटा 45 मिनट डेलीगेशन अंदर जाने के लिए हम संघर्ष करते रहे। तो इसलिए उसी समय मुझे ये जो है महसूस हो रहा था कि शायद अंदर जाकर के हम बिहार के मतदाताओं के लिए जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जो दिए हुए संविधान में अधिकार है, जो हर व्यक्ति को एक वोट देना है, उनके अधिकार छीने जाएंगे। तो विपक्ष के नेताओं को आधे घंटे तक क्यों रोका गया? क्यों सभी को बैठक में नहीं जाने दिया गया? विपक्ष के नेता यह बात आयोग की बैठक से निकलकर उसी की इमारत के बाहर कह रहे थे। 11 दलों के नेता गए थे। क्या आयोग के पास इतना बड़ा कमरा नहीं कि 20, 22, 30 लोगों को एक साथ बिठाया जा सके? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 22 लोग गए मगर 18 को ही मिलने दिया गया। जयराम रमेश दशकों से संसदीय जीवन में हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, फिर भी इन्हें नहीं जाने दिया गया। जयराम ने एक्स पर लिखा है कि आयोग ने पहले तो मिलने से इनकार किया, लेकिन जब दबाव में मिलने के लिए बुलाया तो मनमाने ढंग से प्रत्येक पार्टी से केवल 2 प्रतिनिधियों को ही अनुमति दी, जिससे हम में से कई लोग आयोग से मुलाकात नहीं कर सके। मैं स्वयं लगभग 2 घंटे तक प्रतीक्षालय में बैठा रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से बातचीत के लिए मनमाने नियम नहीं बना सकता, जैसे कि प्रतिनिधियों की संख्या, उनके पद या यह तय करना कि कौन अधिकृत है कौन नहीं। जयराम लिखते हैं कि जब प्रतिनिधिमंडल ने इन नियमों को मनमाना और भ्रामक बताया तो आयोग ने जवाब दिया, यह नया आयोग है। यह सुनकर चिंता और गहरी हो जाती है। इस नए आयोग की अगली चाल क्या होगी और कितने और मास्टर स्ट्रोक देखने बाकी हैं? हमें कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, यह लोकतंत्र की परिभाषा है और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। उस दायरे को अगर कोई तोड़ेगा तो देश देख रहा है, देश जानता है कैसे लोगों को अपने अपने दायरे में फिर से भेजना होता है। देश को यह आता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से बहुत विनम्रता से, इन ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग, ये सत्ता आने जाने वाली चीज है। जब इनके पास 300 सीटें थी तब हम नहीं डरे, ये 240 पे हैं, आप क्यों इनकी गुलामी कर रहे हैं? 2 घंटे तक जयराम रमेश वेटिंग रूम में इंतजार करते रहे। जयराम रमेश के साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी भी गए। सिंघवी ने बताया कि वे 20 साल से चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहे हैं। उन्हें आयोग जाने और वहां के नियमों के बारे में जानकारी तो होगी। वे भी हतप्रभ थे कि क्यों रोका जा रहा है। यह तो हो नहीं सकता कि आयोग की मीटिंग में कितने लोग जा सकते हैं सिंघवी को पता ही ना हो। दोस्तों, हमारा 11 पार्टी का डेलीगेशन विस्तृत रूप से लगभग 3 घंटे
5 सवा 5 के बाद से लेके अभी तक चुनाव आयोग के साथ मिल के आया है। लगभग 20 लोग साथ गए थे 11 पार्टियों से। पहले जो मुख्य मुद्दा था उस मुद्दे को पहुंचने से पहले एक उससे संबंधित मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन वो उठा था, हमने उस पर भी पक्ष रखा। वो ये है कि पहली बार हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशंस लेके आया हूँ। ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में, राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा। आज आप देखें, बड़ा दुर्भाग्य है, 11 पार्टी हैं तो अगर 2 लोगों का नियम भी देखा जाए तो 22 लोग अंदर जाने चाहिए। हम लोग 18 थे, फिर भी हमारे सब काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और लोग भी बाहर थे, अखिलेश जी बाहर थे, क्योंकि कहा कि यद्यपि 22 से कम है सामूहिक नंबर, तो भी 2 से ज़्यादा प्रति पार्टी नहीं रहेगी। हमने इस दोनों मुद्दों के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है और कहा है कि ये सही नहीं है, इससे हम बाध्य नहीं होने चाहिए और आप गणतंत्र में डाइल्यूशन कर रहे हैं अगर ये वार्तालाप में आप इस प्रकार के प्रतिबंध और रोकथाम लगाएं। जब आज तक कभी आयोग ने 2 लोगों की सीमा नहीं लगाई तो फिर अब क्यों लगाई गई? क्या इस तरह से विपक्ष को उसकी जगह दिखाई जा रही है? उसकी बेचैनियों को और बढ़ाया जा रहा है कि हम यहां तक ये भी कर सकते हैं? आयोग का काम है कि सभी को भरोसे में लेकर उनकी शंकाओं को शांत करें। आपने 3 जुलाई का अखबार देखा होगा, क्या किसी अखबार में इन बातों को बड़ा करके छापा गया? अगर लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल और संदेह किए जाएंगे तो अखबार क्या कान में तेल डालकर सो जाएंगे? फिर मीडिया किस बात के लिए खुद को लोकतंत्र का प्रहरी कहता है? जयराम रमेश ने लिखा है कि पिछले 6 महीनों में आयोग का रवैया लगातार ऐसा रहा है जो हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को कमजोर करता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह विपक्ष की सुनवाई के अनुरोधों को नियमित रूप से अस्वीकार नहीं कर सकता। आयोग को संविधान की भावना और उसके प्रावधानों के अनुरूप काम करना चाहिए। जैसे नवंबर 2016 की नोटबंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया, वैसे ही चुनाव आयोग की यह वोटबंदी जो बिहार और अन्य राज्यों में SIR के रूप में सामने आ रही है, यह हमारे लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। विपक्ष के सांसदों का यह आरोप भर नहीं है, अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव। इस बात से सभी राजनीतिक दलों को ही नहीं, आप आम जनता को भी चिंतित होना चाहिए। विपक्ष ने इससे पहले आयोग पर निष्पक्ष नहीं होने के आरोप लगाए, पारदर्शिता नहीं बरतने के आरोप लगाए। ये सारे आरोप व्यवस्था और प्रक्रिया को लेकर रहे, लेकिन पहली बार विपक्ष ने बर्ताव को लेकर सवाल उठाया। कहा कि बैठक का माहौल सौहार्दपूर्ण नहीं था। जिस तरह से विपक्ष के सांसदों को रोका गया, कथित तौर पर उनसे बात की गई, उसे लेकर विपक्ष के सांसदों ने सबसे पहले यही बताया। विपक्ष के करीब 22 सांसद चुनाव आयोग के साथ गप मारने तो नहीं गए थे, बिहार के 8 करोड़ वोटर की चिंताओं को लेकर गए थे। उन्हें रोकने का क्या मतलब? कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कुछ लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ा। अगर उनका नाम मिलने वालों की सूची में था तो फिर उन्हें बाहर प्रतीक्षालय में क्यों बिठाया गया? जो लोग अंदर गए उनके साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत क्यों नहीं हुई? अगर आयोग विपक्ष की बातों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है, उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता,
तो 8 करोड़ वोटर की जांच को लेकर इतनी बड़ी आबादी को कैसे समझाया जा सकता है? अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात ठीक से और क्रम से रखते हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि आयोग के सामने कौन सी बातें रखी गईं। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, इस मुद्दे को समझने में मदद मिलेगी। जब 2003 में आपने किया था तो उसके 1 वर्ष बाद राष्ट्रीय चुनाव था, 1 वर्ष 12 महीने बाद। जब 2003 में आपने किया था तो उसके 2 वर्ष बाद असेंबली का चुनाव था। इस बार आपके पास मात्र महीना 1.5 महीना है। ये इतने बड़े काम के लिए सही नहीं है। नंबर 3, जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज़ के लिए आप आधार मांगते हैं, हर चीज़ के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भाग दौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज लेने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का आधार है, चुनाव गणतंत्र का आधार है, और गणतंत्र मूल ढांचे का आधार माना गया है। यानी उसमें थोड़ा भी आघात होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो है संविधान का, उस पर आघात माना जाता है। इन सब के ऊपर विचार करना, समय निकालना, कंसल्टेशन करना, लोगों से बातचीत करना जो बहुत ज़्यादा व्यापक होनी चाहिए, आवश्यक थी। हमने ये भी बताया कि ये निर्णय आपने कब लिया, कैसे लिया। जनवरी तक ये निर्णय नहीं था। आपने प्रकाशित किया एक SSR एक अलग चीज़ होती है जो समरी रिवीजन होता है, वो अक्टूबर 2024 से चल रहा है। 2025 जनवरी में आपने SIR जो अब कर रहे हैं उसकी घोषणा नहीं की। आपने वक्तव्य, घोषणाएं की औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की हैसियत से अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून के बीच में कई विषयों में, शिक्षा के विषय में, कैसे पार्टियों को इन्वॉल्व करना, कैसे BLOs को ट्रेनिंग करना, कहीं आपने नाम नहीं लिया SIR का, कहीं नाम नहीं लिया SIR का। तो ये अचानक कब निर्णय लिया जून के अंत में कि हम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में पूरा SIR कर डालेंगे? 8 करोड़, जो बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है इस विषय में, उत्तर प्रदेश के बाद। विपक्ष अगर इसी बात से संतुष्ट नहीं हुआ कि जो काम 22 साल से नहीं हुआ वो अभी इसी वक्त क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। इसमें सुधार एक ही तरह से हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक एक बात का जवाब दें। विपक्ष ने अपने सारे सवालों को लिखकर उन्हें दे दिया है, तो पत्रकारों के पूछने या ना पूछने पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं। वे खुद से उन सवालों का जवाब लिखकर भी सार्वजनिक कर सकते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बता सकते हैं। बिहार के लोग स्थायी और अस्थायी तौर पर पलायन करते रहते हैं। इसी समय जब पंजाब, हरियाणा में धान की रोपाई होनी है, बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर गए होंगे। क्या उन्हें पता चल गया कि पीछे मतदाता का फॉर्म भरना है? अगर अलग अलग कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें माता या पिता का जन्म स्थान प्रमाण पत्र देना है, जन्मतिथि प्रमाण पत्र देना है, फॉर्म पर उनके साइन होने हैं, नया फोटो लगाना है। उन्हें कैसे पता चलेगा? और पता भी चलेगा तो क्या वे काम छोड़कर जल्दी लौट सकते हैं? बैठक के बाद राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार से बाहर रहने वाले वोटरों की जांच होनी जा रही है। यह बात आयोग की तरफ से बातचीत में निकल गई। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके
बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा? एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी, सैलाब सड़कों पर भी होगा। कारण समझ नहीं आ रहा है। यह भी समझ में नहीं आ रहा कि इतने कम समय में बिहार के 8 करोड़ लोग कैसे उपलब्ध हो जाएंगे। सबके पास स्मार्टफोन तो है नहीं कि डाउनलोड किया फॉर्म भर दिया। बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं, मगर जरूरी नहीं कि वे फॉर्म भर भी सकें। अगर है भी तो क्या इसके लिए अलग अलग राज्यों में बिहार के वोटर के लिए कोई अभियान चल रहा है? मनोज झा की इस बात को अगर आप 1 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर से मिलाकर देखेंगे तो समझ आता है कि कुछ तो सोचा गया है। क्या यही सोचा गया है कि किसी तरह बिहार के बाहर रहने वाले वोटर को रोक दिया जाए, उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाए? टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार भारती जैन से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बात की है और उसी के आधार पर भारती जैन की रिपोर्ट छपी है। CEC says vote should be where you live, not native place। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप जहां रहते हैं वहीं वोट कर सकते हैं, करना चाहिए, ना कि आप जहां के हैं वहां वोट करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत आप उसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाल सकते हैं जहां पर आप मामूली रूप से निवासी हैं। जैसे अगर आप मामूली रूप से दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपका घर पटना में है तो आपको दिल्ली में वोट डालना चाहिए, पटना में नहीं। हिंदू और न्यू इंडियन एक्सप्रेस में भी यह बयान छपा है। तो क्या दिल्ली में रहने वाले बिहार के लाखों वोटर इस बार बिहार चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे जो यहां रहते हैं मगर वोट बिहार के अलग अलग जिलों में है? हिंदू अखबार में भी 1 जुलाई को यही रिपोर्ट छपी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अखबार से कहा, कोई व्यक्ति उसी विधानसभा क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार रखता है जहां वह ऑर्डिनरीली मामूली रूप से रहता है, ना कि जहां उसका घर है, जहां वह अपने मकान का मालिक है। अब इस बात से तो वोटर की कई श्रेणियां निकल कर आती हैं। एक श्रेणी वह है जो दिल्ली में रहता है लेकिन उसका वोटर आई कार्ड दरभंगा का है और वहीं जाकर हर चुनाव में वोट डालता है। तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त यह कह रहे हैं कि अब उसे दरभंगा का वोटर आईडी कार्ड कैंसिल करना होगा, दिल्ली में ही बनवाना होगा? क्या इसका मतलब यह भी हुआ कि दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति इस चुनाव में जब दरभंगा जाएगा, पुनरीक्षण का फॉर्म पहले भरेगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वह रहता तो दिल्ली में है, इसलिए दरभंगा में वोट नहीं बनेगा। अचानक चुनाव से पहले वह बिहार में वोट डालने से वंचित हो जाएगा? यह भी एक सवाल है। अब एक दूसरी कैटेगरी ऐसी प्रतीत होती है जिनके पास 2 आई कार्ड हो सकते हैं, यानी उनके पास दिल्ली में भी वोटर आई कार्ड है और दरभंगा में भी। ऐसा करना अव्वल तो अपराध है, लेकिन ऐसे कितने वोटर हैं चुनाव आयोग को बता देना चाहिए। इसके नाम पर क्या उस वोटर को वोट डालने से रोक दिया जाएगा जो रहता दिल्ली में है और वो दरभंगा जाकर पिछले चुनाव तक डालता रहा है? तो उच्चतम न्यायालय के वो निर्णय साइट करके रीड करके बताकर उनको कि उसके अंतर्गत इस प्रकार से वंचित होना इलेक्टोरल रोल से बहुत भयानक और अत्यंत गंभीर हैरेसमेंट होता है। और उच्चतम न्यायालय ने 1995 और कई अन्य निर्णयों में कहा है कि ये नहीं होने देना चाहिए चुनाव आयोग के विषय में।
हिंदू अखबार ने लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बूथ स्तर के अधिकारियों से कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का एक बड़ा लक्ष्य यह है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए जिनका एक से अधिक जगहों पर जाने अनजाने में वोटर आई कार्ड बन गया है। जाने अनजाने में। इस अखबार में आयोग के अधिकारियों का बयान छपा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास उस जगह का कार्ड है जहां के वे मामूली रूप से निवासी हैं। इसके अलावा उनके पास उस जगह का भी कार्ड है जहां वे पहले वोट डालते थे। इस तरह से 2 कार्ड रखना अपराध है। तो आपने पहले जब किसी के पास 2 कार्ड पकड़े तब कितने वोटर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की? उम्मीद है आप इन बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे। इस वीडियो को दोबारा भी देखिए, लेकिन इस मुद्दे से भागिए मत, समझिए, बातों को पकड़िए। आयोग यह भी बताए कि डुप्लीकेट वोटर को पकड़ने के लिए सभी 8 करोड़ मतदाताओं से नए फॉर्म भरवाने की क्या जरूरत है, वह भी इतने कम समय में। मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि जो योग्य मतदाता है वो वहीं पर रजिस्टर करवाए जहां पर मामूली रूप से निवासी है। लेकिन उस मतदाता का क्या करेंगे जिसके रहने का कोई ठिकाना नहीं, जिसका काम हर 6 महीने के बाद छूट जाता है, कभी सूरत, कभी कोलकाता तो कभी त्रिवेंद्रम जाकर काम करता है, उसके रहने का ठिकाना नहीं, इसीलिए तो वोट अपने गांव में रखता है। अब सवाल आता है डुप्लीकेट वोटर के पकड़ने का, तो यह काम रूटीन प्रक्रियाओं के तहत क्यों नहीं किया जा सकता है? नवंबर 2015 की यह खबर देखिए। कोयंबटूर की मतदाता सूची की जांच में 1,17,000 वोटर डुप्लीकेट पकड़े गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में रिपोर्ट करते हुए लिखा कि मानवीय स्तर पर चेकिंग कर नामों को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। अक्टूबर 2023 की भास्कर की खबर है, जयपुर में 54,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जब दोबारा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया गया, समीक्षा की गई, तो गड़बड़ियां पाई गईं और नाम जोड़ने हटाने का अभियान चलाया गया। 40 दिन चले इस अभियान में कुल 54,189 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। अब इस खबर को देखिए, एक और उदाहरण दे रहा हूं। 15 मार्च 2025 को CNBC TV 18 ने रिपोर्ट किया है कि आधार और वोटर आईडी की लिंकिंग के मामले को लेकर चुनाव आयोग में जरूरी मीटिंग होने वाली है। लिखा है कि गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, UIDAI के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 2021 में हुए संशोधन के बाद जिन्होंने स्वेच्छा से अपना आधार नंबर दिया, उनका डेटा रखा जा रहा है ताकि वोटर आईडी से मिलाकर डुप्लीकेशन को रोका जा सके। मार्च 2025 की इस खबर के अनुसार अभी तक यह काम नहीं किया गया। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि अगर कहीं डुप्लीकेट मतदाता है तो अलग तरह के अभियान से पकड़ा जा सकता है, पकड़े जाते रहे हैं। इसके लिए 8 करोड़ मतदाता से फॉर्म भरवाने, नया फोटो मांगने की जरूरत नहीं। यही नहीं, बिहार के 8 करोड़ मतदाता अपनी पहचान साबित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं दे सकते। वोटर आईडी इसमें मान्य नहीं है, आधार कार्ड भी मान्य नहीं है, जबकि आधार से लिंक कर डुप्लीकेट मतदाता खत्म करने का सपना दिखाया जा रहा है। अगर आधार से डुप्लीकेशन रोका जा सकता है और अगर यही इस पुनरीक्षण का उद्देश्य है, जैसा ज्ञानेश कुमार ने कहा है, फिर आधार को शामिल क्यों नहीं किया गया? UIDAI की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो क्या इसीलिए आधार को शामिल नहीं किया गया क्योंकि पुनरीक्षण का उद्देश्य नागरिकता साबित करना है? इस सवाल पर सोचिए। हमने चुनाव आयोग से साफ साफ कहा कि भी आपके घोषणा से बिहार के लोगों को नोटबंदी याद आ गई और बिहार के लोग पॉपुलरली इस SIR को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, उसका बहुत छोटा सा नाम लोगों ने दिया है, ये वोटबंदी है। ये वोटबंदी है बिहार के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास वो कागजात नहीं होते हैं, जिन कागजात के आधार पर अब चुनाव आयोग एलिजिबिलिटी तय करना चाहता है। तो बिहार के 8 करोड़ लोग ध्यान से चेक कर लें जिनका भी नाम 2003 की सूची में नहीं था। उन्हें मतदाता बनने के लिए नागरिकता साबित करनी है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता से जोड़ेंगे ताकि डुप्लीकेशन को रोक सकेंगे। आपको कुछ समझ भी आ रहा है या आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है? एक सवाल और है, मान लीजिए जो मतदाता 1-2 साल से सूरत, मुंबई या किसी भी शहर में रह रहा है,
मगर उसका वोट उसके गांव में है, तो क्या वह इस 1 महीने में अपने गांव या शहर पहुंच पाएगा? नए फोटो के साथ फॉर्म भरकर साइन कर पाएगा? लाखों लोग होंगे ऐसे, जैसे किसी अफसर के घर में बिहार से कोई 3-4 महीने के लिए काम करने आया होगा। क्या वो अपने गांव इतनी जल्दी लौट जाएगा फॉर्म भरने के लिए? बिहार के लाखों लोग इस वक्त बाहर काम कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कश्मीर, केरल, सब जगह कई जगहों पर धान की रोपाई चल रही है। बिहार में ही मजदूरों और किसानों के पास फुर्सत नहीं होगी। अगर 1 महीने में ये सारे लोग बीएलए से नहीं मिलते हैं, बीएलओ से नहीं मिलते हैं, फॉर्म नहीं भरते हैं, तो इनके वोट का क्या होगा? पूर्णिया के जिलाधिकारी ने कहा है कि बीएलओ 3 बार ही किसी के घर जाएगा। भोजपुर के जिलाधिकारी तो अपील कर रहे हैं कि व्हाट्सएप से फॉर्म भेजकर भरवा कर मंगवा लीजिए, पड़ोसी को भी बताइए। आपके जो नजदीकी बीएलओ है वह आपके घर पर एक इन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र प्रारूप लेकर के आएगी। वह 2 प्रति में, एक प्रति में वह आपसे इंफॉर्मेशन भर करके आपसे वो सूचना वापस ले लेंगे, उसमें आपकी नई फोटो लगाएंगे और साथ में जो दूसरा प्रपत्र है उस पर अपना हस्ताक्षर करके आपको एक्नॉलेजमेंट पावती भी देंगे। अगर आप अपने घर पे नहीं है तो वह 3 बार आपके घर पे दस्तक देंगे। अब आप बताइए, 3 बार दस्तक देने के बाद क्या होगा? बीएलओ गया, मतदाता वहां नहीं था, तब क्या होगा? क्या उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा? काट दिया जाएगा? मान लीजिए उसे पता चल गया वह लुधियाना में काम करता है, लेकिन वहां से छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी मिली तो पैसे कट जाएंगे, इस शर्त पर मिली। चुनाव आयोग के इस अभियान के कारण लाखों वोटर की सैलरी कट सकती है, कमाई उनकी रुक सकती है। आने जाने का खर्चा भी इसमें जोड़िए, राह खर्च भी जोड़ लीजिए। हजारों रुपए का खर्चा एक वोटर पर आ सकता है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? मान लीजिए कोई वोटर खर्चे के कारण नहीं जा सका, गांव आकर फॉर्म नहीं भर पाया, तो क्या एक तरह से उसे वोट डालने से नहीं रोका गया? बात केवल वोट डालने की नहीं है, उसकी नागरिकता का भी तो सवाल है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भारती जैन की सी रिपोर्ट में लिखा है, बिहार के पुनरीक्षण में सिर्फ वही लोग मतदाता सूची से बाहर नहीं होंगे जिनका नाम 2003-2004 की मतदाता सूची में नहीं था और जो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे। इनके साथ साथ उनका नाम भी काट दिया जाएगा जिन्होंने अपने मूल निवास में अपना वोट रखा है और अपने आप को उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं करवाया जहां वे मामूली रूप से निवासी हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में लिखा है, किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है। इस टेक्निकल मामले को भी समझना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप पटना या दरभंगा में जमीन या मकान के मालिक हैं और उस आधार पर वहां वोट डालते रहे हैं, तो अब यह ठीक नहीं माना जाएगा। हालांकि कानून पुराना है, आमतौर पर लोग अपना वोट वहीं रखते हैं जहां से उनका पारिवारिक जमीनी ताल्लुक होता है। जिस तरह काम करने के लिए जाते हैं वहां पर नया वोट नहीं बनवाते। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में चुनाव आयोग के अधिकारियों का बयान छपा है कि कुछ पार्टियां राज्य से बाहर रह रहे लोगों को पैसे भी देती हैं कि वे अपने मूल निवास स्थान पर आएं और वोट डालें। बिहार के पुनरीक्षण का उद्देश्य है कि यह प्रथा खत्म की जा सके, क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। एक आदमी को वहीं पर विधायक या सांसद चुनना चाहिए जहां वो रहता है या काम करता है। कमाल की दलील है, खूब। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें कहां का सांसद या विधायक चुनना चाहिए? अगर कोई वोट अपने गांव में रखना चाहता है तो चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि आपका वोट गांव में नहीं रहेगा? 3 साल पहले चुनाव आयोग ने एक वीडियो बनाया जिसे अपने YouTube पर डाला है। 3 साल बाद पहली बार बिहार से यह काम शुरू हो रहा है। छोटे छोटे सवाल पूछे कि 22 वर्षों में क्यों नहीं किया गया, क्या कोई नया पोजीशन पेपर आया था? चुप्पी। हमने कहा आपने जब पदभार ग्रहण किया तो कहा कोई भी निर्णय बिना पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्टेशन के नहीं हुआ। इसमें कौन सा कंसल्टेशन हुआ? मैं एक छोटी सी बात आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स तक बात ये पहुंचे कि लोकतंत्र में सुनना और सुनाना दोनों पारस्परिक रूप से एक दूसरे से चश्मा रहते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है हियर और लिसन। मेरा मानना है कमीशन ने हमें सुना नहीं,
दे डिडंट लिसन टू अस, दे हर्ड अस आउट। और नतीजे में जो भी आशंकाएं थी वो अपनी जगह बनी रही। तो मूलतः ये दस्तावेज ढूंढो अभियान में, जिसका हल्के से जिक्र किया उन्होंने, माननीय चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि 20% बिहार की आबादी पलायन करके दूसरे राज्यों में रहती है। लेकिन साहब वो बिहार आती है, चुनाव में तो अक्सर आती है, पर्व त्योहार के अलावा। आप उनको डाउटफुल कैटेगरी में रखना चाहते हैं? कहां से 25 दिन के अंदर वो सारी अहर्ताएं पूरी करके आपको सेटिस्फाई कर लेंगे? इस विषय पर योगेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में, सांसद मनोज झा ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस में और डॉक्टर राहुल शास्त्री ने द हिंदू में विस्तार से लिखा है। हिंदी के अखबार क्यों चुप हैं? आपको भी इन लेखों को पढ़ना चाहिए और गौर से सोचना चाहिए कि इस अभ्यास से वोटर कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहा है। चुनाव से सिर्फ 3 महीना पहले पूरी मतदाता सूची को नए सिरे से लिखा जा रहा है। ध्यान रखिए, ये जो इंटेंसिव रिवीजन होता है, गहन पुनरीक्षण, उसका मतलब ये नहीं होता कि चुनाव जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें खूब काटापीटी होगी। नहीं, एग्जिस्टिंग लिस्ट को साइड में रख दिया जाएगा, नए सिरे से लिस्ट बनेगी। नए सिरे से लिस्ट बनाने का काम पहले हुआ है। चुनाव आयोग कहता है 10 बार हो चुका है, पिछली बार 2003 में हुआ था, लेकिन चुनाव से 1.25 साल पहले हुआ था। चुनाव 2004 में थे, 1-1.5 साल पहले हो गया। विधानसभा चुनाव से तो 2 साल पहले हो गया। चुनाव के सिर्फ 2-3 महीने पहले बिल्कुल नए सिरे से चुनाव सूची बनाने का काम अभूतपूर्व। दूसरी बात ये है कि आज तक भारत में चुनाव में आपका नाम हो वोटर लिस्ट में, ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है, सरकार की। अफसर आता है, नाम लिखता है, अगर किसी वजह से छूट गया तो आप जुड़वा देते हैं। पहली बार वोटर से कहा जा रहा है कि तुम एक फॉर्म भरो, अगर वो फॉर्म भर के पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए तब तो तुम्हारा नाम आएगा, और अगर तुमने सही समय तक 1 महीने के अंदर फॉर्म भर के नहीं दिया तो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। इस तरह की चीजें अमेरिका में होती हैं, ब्रिटेन में, भारत में, इन देशों में ऐसा नहीं होता। अभूतपूर्व। और सबसे अभूतपूर्व बात यह है कि पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आपसे नागरिकता का प्रूफ मांगा जा रहा है, कागजात मांगे जा रहे हैं। अब तक अगर आप वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई करते थे तो आप एक कहते थे मैं भारत का नागरिक हूं, सिग्नेचर कर देते थे, आपसे प्रूफ नहीं मांगा जाता था। पहली बार हर व्यक्ति को प्रूफ देना पड़ेगा अपने इसके साथ, अपनी अर्जी के साथ साथ। कुल मिलाकर वोटर को सही से समझाने, बताने के लिए भी 1 महीने का समय कम लगता है। बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को सजग रहना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि जिस कार्ड से वे अब तक वोट डाल रहे थे वह मान्य नहीं भी हो सकता है। उन्हें फिर से नया फॉर्म भरना है, नया फोटो लगाना है, साइन करना है। अगर प्रमाण पत्र देने की जरूरत है तो प्रमाण पत्र देना है। जो लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं उन्हें भी यह बात समझ में नहीं आ रही है। जमीन पर बिहार के गांव देहातों में इसे लेकर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उनकी बात मीडिया के जरिए सामने नहीं आ पा रही। लोकतंत्र का चौथा खंभा कहने वाला कब का ही खंडहर बन चुका है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।